सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अब एक रियलिटी बन चुकी है। और ये डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान दोनों पैसे को एक अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और इसी डिफरेंस को समझने के लिए आज हम लोग डिटेल ब्रेकडाउन करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड का, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। अब रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर है, उनके पास भी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे और उन्होंने इसे एक कहानी के फॉर्म में समझाया है। एक है उनके रियल फादर जो है पुअर डैड, और दूसरे है उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जिनको वो मेंशन करते हैं एज हिज मेंटर, जो है रिच डैड। पुअर डैड की यहाँ पे फिलोसॉफी होती है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, सेव करो और सेफ रहो। और वहीं पे रिच डैड की फिलोसॉफी होती है पैसे के लिए काम मत करो, उल्टा पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये रिच डैड पुअर डैड एक कहानी नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने का। अब यहाँ पे ना बस एक सवाल आता है वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कि क्या तुम बस एक और वीडियो देखने आए हो या फिर खुद को यहाँ पे फाइनेंशियली एजुकेट करने आए हो। अगर सेकंड ऑप्शन तुम्हारा आंसर है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिदम और 1.25x पे प्ले करो फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 1, व्हाई सेविंग अलोन वोंट मेक यू रिच। बचपन से ना हमें ये सिखाया गया है कि बेटा पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि सिर्फ सेविंग आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। हमारे जो इंडियन घर होते हैं ना, उसमें पैसा बचाने की फिलोसॉफी एक तरह से एक हमारा फाइनेंशियल कल्चर बन चुका है। बचपन से ना हमें ये सुनने मिलता है कि यार बिजली बंद कर दो, पानी वेस्ट मत करो, चावल का एक दाना भी छूटना नहीं चाहिए। नो डाउट ये हैबिट्स हमें डिसिप्लिन तो सिखाती है, लेकिन एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। हम नेचुरली ना पैसा बनाने की जगह सिर्फ बचाने पे फोकस करते हैं, और ये हमारी सारी मिडिल क्लास फैमिलीज का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि उनका फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ सेविंग्स तक लिमिटेड रह जाता है। पैसे इन्वेस्ट कैसे करें, वेल्थ कैसे ग्रो करें, मल्टीपल इनकम सोर्सेस कैसे बनाए, ये क्वेश्चंस कभी हम लोग अपने घर पे डिस्कस ही नहीं करते। हम ना हमारे पेरेंट्स को सिर्फ ये करते हुए देखते आए कि वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद उसे FD, PPF या फिर गोल्ड में सेव करके रखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ सेविंग करने से अगर कोई अमीर होता तो इंडिया में हर दूसरी फैमिली करोड़पति होती। लेकिन तुम रियलिटी को देखो, जितने भी सारे वेल्दी लोग हैं ना, वो पैसे को सेव नहीं बल्कि इन्वेस्ट करके वहां तक पहुंचे। क्योंकि एक एवरेज इंडियन आदमी जो सिर्फ सेविंग्स पे फोकस करता है, उसका पैसा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पे आगे जाके खत्म कर देता है। आज अगर आपके पास 10 लाख रुपए सेविंग्स में पड़े हुए हैं ना, तो वो सिर्फ 10 सालों में 5 से 6 लाख जैसे फील होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में महंगाई उतनी तेज बढ़ रही है। पहले जो चीज 10 रुपए में मिलती थी, आज उसकी प्राइस 100 रुपए हो गई है, और जो 100 में मिलती थी, आज उसकी प्राइस 500 हो गई है। यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं ना, वो इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं। जहाँ पे एक मिडिल क्लास आदमी पैसा कमा के उसे सेविंग्स अकाउंट में डालता है, वहीं पे एक अमीर इंसान उस पैसे का यूज करता है एसेट्स खरीदने के लिए जो उसे और पैसा बना के दे। और ये एसेट्स एग्जैक्टली क्या होती है, इसे हम लोग आगे डिटेल में वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं, बट इसका एक शॉर्ट एग्जांपल देके मैं अभी आपको क्विकली समझा देता हूँ। मान लो अगर आप आज से सिर्फ 10,000 रुपए SIP में डाल देते हो, जो आपको 12% रिटर्न दे रहा है, तो 20 साल बाद ये 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट बन जाएगी। 30 सालों में 3.5 करोड़ और 50 सालों में 39.4 करोड़। मतलब अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जैसे 10,000 रुपए FD में डाल देते हो, तो आप जानते हो उसकी वैल्यू क्या होगी। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू गिर के 20 सालों में 2,901 रुपीज हो जाएगी, और 50 सालों में सिर्फ 453 रुपीज। पावर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म कर देता है। अब आप समझ चुके हो कि आपके लिए सेविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग क्यों है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में सारे सेक्टर्स ट्रैक करने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको रियल टाइम अपडेट्स दे, रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करे, और आपको स्मार्ट टूल्स दे जो आपकी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाए। नंबर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। मैं ना यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लो आज आपके पास 20 लाख रुपए कहीं से आते हैं, और आपके सामने मैं 2 ऑप्शंस रखता हूँ, एक घर लेने का और दूसरा एक टॉप एंड थार लेने का। हो सकता है बहुत से लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने फ्लेक्स करने के चक्कर में एक थार लेने की सोच ले, लेकिन ये ना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। थार लेना अगर आप चूज करते हो तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूँ। अब मान लो अपने टॉप फ्यूल में उड़ाने वाले हो, तो इसकी टोटल कॉस्ट हुई 26 लाख रुपीज। अपन लिया जिसकी प्राइस थी 20 लाख रुपए। यहाँ पे ऐड होगी फ्यूल कॉस्ट, जो मैं 10,000 रुपीज पर मंथ पकड़ रहा हूँ, जो बेयर मिनिमम है। यानी अगले 5 सालों में आप 6 लाख रुपए बस। अब उसके बाद इंश्योरेंस होगा विच इज 50,000 पर ईयर, उसके आप एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपीज जोड़ दो इसमें, प्लस मेंटेनेंस और सर्विसिंग होगी, उसके एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपीज जोड़ दो, तो टोटल अमाउंट जो आपकी गाड़ी पे लगी है वो है 30 लाख रुपीज। अब यहाँ पे आता है कहानी में असली ट्विस्ट। देखते हैं गाड़ी आपको क्या रिटर्न देती है। इस थार की प्राइस 5 साल के बाद गिर के बस 10 लाख रुपए रह जाएगी। सीधा यहाँ पे 50% डिप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी यहाँ पे आपका टोटल लॉस हुआ 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पे ना आपके पैसे ना बढ़े ना घटे, जहाँ पे थे वहीं पे वापस आ गए, बस अपना टाइम वेस्ट करके। और वहीं पे अगर आप मान लो 20 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेते, तो उसका रेंटल इनकम करीब करीब होता 15,000 रुपए महीना, यानी 5 सालों में सिर्फ 9 लाख रुपए आपके निकल के आ रहे हैं सिर्फ रेंटल इनकम से। अब उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी 5 सालों में, तो मान लो इस प्रॉपर्टी की प्राइस हो गई 28 लाख रुपीज। तो जो टोटल पैसे वो आपकी इस प्रॉपर्टी से बने वो हुए 37 लाख रुपीज, यानी आपने यहाँ पे 17 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, वो भी बिना कुछ किए, बस सही जगह पे इन्वेस्ट करके। ये एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था। कार आपकी लायबिलिटी थी और घर आपकी एसेट। अब ये तो हुआ एक बेसिक डिफरेंस, इसको ना थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। अब ये भी चीज
ना हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत बार हमें सिखाई जाती है कि यार बेटा घर लेना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन्वेस्टमेंट तो वो होती है ना जो आपको पैसा कमा के दे, जो सिर्फ पैसे लेती है वो तो एक लायबिलिटी हुई। हमारी जो भोली भाली मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना वो बस यही पे गलती कर देते हैं, लायबिलिटीज को भी वो एसेट मान लेते हैं। और वही पे ये अमीर लोग ना उस गेम को समझ चुके हैं। अगर आपका घर आपके लिए मंथली EMI, मेंटेनेंस, टैक्स और रिपेयर का खर्चा बन रहा है तो आपका घर किसी भी एंगल से इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। आप जिस घर में खुद अभी रह रहे हो उसे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। और इसी वजह से ये अमीर लोग ना रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करे। वो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ सालों के लिए उसे रेंट पे चढ़ाते हैं और फिर मार्केट बूम होने पे उसे 2x 3x प्राइस पे बेच देते हैं। चलो मैंने यहाँ पे आपको खुद का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आज से ठीक 24 साल पहले मेरे पापा ने पुणे में एक घर खरीदा था 2 रूम का, की प्राइस उस टाइम पे करीब 2.5 लाख रुपीस थी। मेरे लाइफ के ना शुरुआती 15 साल उसी 2 रूम के घर में गुजरे। आज ना हम लोगों ने वो घर रेंट पे चढ़ा है। साल का ना सिर्फ रेंट ही लाख रुपए आता है। आज उसकी वैल्यू करीब 15 लाख रुपए हो गई है, विच इज 6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। उस घर को ना आज मैं अपनी फैमिली की एक एसेट बोल सकता हूँ क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे नहीं रहते। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसने ऑलरेडी रिकवर कर दी है और अभी वो प्रॉफिट्स बना रहा है। लेकिन इस चीज को करने में 24 साल निकल गए। तो अगर आप किसी भी एसेट पे पैसा आज लगा रहे हो तो इमीडिएटली वो आपको रिटर्न नहीं देने वाली, उसके लिए टाइम तो लगने ही वाला है, बट इट इज वर्थ इट। इसी तरीके की कई और एसेट्स है जैसे स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स जो आपको डिविडेंड्स और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देते हैं। उसके बाद आती है ये रियल एस्टेट जो आपको रेंटल इनकम देती है। और उसके बाद आता है आपके बिजनेसेस जिससे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे ना मैं आपको डराना नहीं चाहता था कि आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको गाड़ी अपने शौक पूरे करने के लिए लेनी है तो बिंदास लो, बट थोड़ा स्मार्टली लो। मिडिल क्लास लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यार वो सबसे पहले लायबिलिटीज लेते हैं और फिर जिंदगी भर उसका EMI भरते रहते हैं। और वहीं पे ये अमीर लोग पहले एसेट्स लेते हैं और फिर उन एसेट्स के रिटर्न से लायबिलिटीज अफोर्ड करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, अर्न, इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। आज हम में से मेजोरिटी लोग एक ब्रोकन साइकिल फॉलो करते हैं, कमाओ, उड़ाओ और फिर जो बचा है उसे सेव करो, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे आके पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में देख सकते हो। सबकी लाइफ यहाँ पे पेचेक टू पेचेक होती है। सबको ना यहाँ पे स्ट्रेस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। सबको यहाँ पे महीने की 5 तारीख पे EMI भरने की टेंशन होती ही है। लोगों की ना यहाँ पे सैलरीज तो बढ़ी है लेकिन सैलरीज बढ़ने के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगे। हम मिडिल क्लास लोगों का ना माइंडसेट ही कुछ इस तरीके से होता है कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम लोग रोते रहते हैं और जब हमारे पास पैसा आ जाए तो उसे फटे तक एंजॉय करते हैं। इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे कि अगर उसके लिए लोन भी लेना पड़े तो ले लेंगे। लेकिन एक चीज जान लो कि ये जो साइकिल मैंने आपको बताई ना वो आपको कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती। क्योंकि नंबर 1, सैलरी बढ़ने पे खर्चे बढ़ जाते हैं, यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है। नए गैजेट्स, एक्सपेंसिव ट्रिप्स या फिर लग्जरी शॉपिंग, ये आपके लिए हर दूसरे दिन की चीज बन जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, हमारा सेविंग्स माइंडसेट होता है और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं। पैसा सिर्फ बैंक या फिर FD में पड़ा रहता है जिसके कोई रियल रिटर्न्स ही नहीं होते। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, टाइम। जब तक हमें ये अकल आती है कि हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए तब तक बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होता है और उसी वजह से कंपाउंडिंग का जो टाइम के साथ आपको एडवांटेज मिलने वाला होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। और वही पे यहाँ पे रिच डैड का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। उनके पास ना एक 5 स्टेप मनी फ्लो फॉर्मूला है, विच इज नंबर 1, कमाओ, यानी एक प्राइमरी इनकम सोर्स बिल्ड करो। यहाँ पे आपकी सबसे पहली स्टेप होती है एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बिल्ड करना जो आपको एक स्टेबल कैश फ्लो लाके दे। ये हो सकता है आपकी जॉब से आए, फ्रीलांसिंग से आए, एक बिजनेस से आए या फिर एक साइड हसल से आए। हमारा मिडिल क्लास माइंडसेट ना यही पे अटक जाता है लेकिन इसके आगे ही एक्चुअल गेम शुरू होता है।